बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। और अब शुरू करते हैं आज की बातों का बेहतरीन सफर। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे अजमेर की कायड़। मणिपुर के हालातों का केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार। नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ मनाने को इकट्ठे हुए सभी केवी स्कूल के प्राचार्य। नवाचार पर हुआ विचार। रोडवेज कर्मचारी ने की आम सभा। नई बसें और नई भर्तियों का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री गृह जिले में हथियार पहुंचने से पहले बरामद। जीआरपी ने धर दबोचा। युवक ने लगाया फांसी का फंदा। हर बार की तरह पुलिस फिर लगाएगी कारणों का पता। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एक दिवसीय निजी यात्रा पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान वह किशनगढ़ एयरपोर्ट पर निजी विमान से पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने पर नेता हेमंत जैन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से अखिलेश यादव अपने गुरु स्वर्गीय शांति प्रकाश मिश्रा के आवास पर पहुंचे और अपने गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं परिवार के प्रति शोक संवेदना भी प्रकट की। इसके बाद अखिलेश यादव ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत करने के लिए पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच अखिलेश यादव ने जियारत की और आस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमल चादर का नजराना पेश कर देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं की। खादिम द्वारा अखिलेश यादव की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया गया। अखिलेश ने कहा कि आज वह अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं और मणिपुर की हालातों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार भारत की इकोनॉमी को विश्व में तीसरे नंबर पर लाने की बात कह रही है, लेकिन इकोनॉमी कहीं भी पहुंचे पर हमारे देश की महिलाओं और माता बहनों का सम्मान बचा रहना जरूरी है। अर्थव्यवस्था किस ऊंचाई तक पहुंचेगी हमारा ये सवाल नहीं है, आप पैसे को क्या करोगे अगर देश में महिलाओं का सम्मान नहीं है। मणिपुर को लेकर अखिलेश ने यह भी कहा कि मणिपुर की हालात आरएसएस की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग है और भाजपा के वोटों की राजनीति है। मणिपुर की जमीन में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिससे कुछ लोगों को फायदा हो सकता है और वो जमीनें कुछ लोगों को देना चाहते हैं। भाजपा सरकार मणिपुर में कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहती है और राजनीति में बंटवारा कर देना चाहती है, जिससे वो वोट की राजनीति से वह सरकार में बने रहें और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा मणिपुर में यह सब कुछ करवा रही है। अखिलेश यादव ने महागठबंधन के पीएम के चेहरे को लेकर कहा
कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो आपको महिला प्रधानमंत्री मिलेगी, अगर आपको बुजुर्ग पीएम चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, और अगर आपको नया प्रधानमंत्री चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। बीजेपी पर कोई विकल्प नहीं है। अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग राज्य के लोग हैं, हम सब मिलकर इंडिया बना रहे हैं और भाजपा के लोग इंडिया से घबरा रहे हैं। और अगर ये इंडिया से घबरा रहे हैं तो फिर देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? और ये अपने लिए तो काम कर सकते हैं पर इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बाद अखिलेश यादव पुनः लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जी वो हमारे सर रहे और उन्होंने जो पढ़ाया उसी की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। उस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था, लगा देश को कि लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आयुक्त सुश्री निधि पांडे के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में आज भारत में कुल 1253 केंद्रीय विद्यालय संचालित है, जिनमें 1250 भारत में जबकि 3 मॉस्को, तेहरान एवं काठमांडू में एक विद्यालय चल रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य भारत को एक प्रगतिशील ज्ञान आधारित समाज के रूप में विश्व में स्थापित करना है, प्रत्येक विद्यार्थी के विशेष क्षमताओं के पल्लवन के लिए शुभ अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की नीति को साकार करना है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका क्लासों का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि बाल वाटिका को 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रूप में पहचान बनाई गई है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की कक्षा के एडमिशन की आयु अब 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु 6 वर्ष से कम और 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में बाल वाटिका 3 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 40 बच्चों का एडमिशन दिया गया है। मैं डॉक्टर आर.के. मीणा, प्रिंसिपल KB1 अजमेर। बड़ा गर्व का विषय है कि आज हमारी जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो तीसरी वर्षगांठ है, इस अवसर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हेड, हमारे इस रीजन के हेड माननीय श्री श्याम कपूर हमारे बीच में है। इनके साथ के हमारे साथी अनिल जी बीच साथ में है। माननीय श्री गिरिराज प्रसाद जी नवोदय विद्यालय से हमारे बीच में है, और मेरे मित्र श्री D.K. दरान साहब, R.C. मीना साहब और V.K. चौधरी साहब KB से पधारे हुए हैं, और सभी मीडिया पर्सन। बड़ा मतलब ये बहुत सौभाग्यशाली सारा मीडिया पर्सन हमारे बीच में है। इस शिक्षा नीति के जो हमने अभी आपको बताया, मैं फिर बताना चाहूँगा, ये शिक्षा नीति इस देश की जो 21वीं शताब्दी है, इस 21st सेंचुरी है, इस देश की आवश्यकताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत ही कारगर साबित हुई है। हमने 3 साल में, मैंने पहले ही बताया आपको कि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक विकास करना, और इस देश के 2030 तक कोई ऐसा कोई बालक नहीं रहे जो शिक्षा से दूर हट जाए। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सरल, सुगम तरीके से शिक्षा पहुँचाना, सभी जो सभी प्रकार के वर्ग है, ST के, SC के, OBC के, गांव के, शहर के, जो जितने भी पक्ष छूटे हुए हैं, उन सबको शिक्षा देना, और इसका एक आलोचनात्मक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके जो स्ट्रक्चर बदला गया है, पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था 10+2 का था, अभी जो स्ट्रक्चर हमारा है वो 5+3+3+4 का है। इस स्ट्रक्चर से भारत के 2 करोड़ बच्चे शिक्षा में सम्मिलित होंगे। नीति की हम बात करते हैं, ये नई शिक्षा नीति को बहुत ही सरलीकरण तरीके से बनाया गया है। इसमें बच्चों का विकास से लेकर सभी चीज़ें इसमें लागू की गई हैं। उसको कैसे स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाए, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू पढ़ाया जाए, और जो इसकी क्षेत्रीय भाषा है उसके थ्रू पढ़ाया जाए। ये नई शिक्षा नीति बच्चों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जहाँ तक विरोध की बात है, विरोध की बात वो लोग कर रहे हैं कि जिसको इस शिक्षा नीति के बारे में अच्छे से उन्होंने पढ़ा नहीं है या उसके बारे में ज्ञान नहीं है। एक बार नई शिक्षा के नीति के बारे में अगर वो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही उपयोगी है, और जो हमारे भविष्य के भावी जो बच्चे हैं वो उनका जो विकास है पूरे तौर पर हो सकेगा। देखो, जैसे कि अभी मीना जी ने बताया कि 2030 तक
हर बच्चा साक्षर होगा। इस नई शिक्षा नीति का यही उद्देश्य है। अभी तक हमारा ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रहते थे। अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने स्कूलों को और बढ़ाया, जैसे कि परमश्री स्कूल्स बनाए गए हैं, विवेकानंद स्कूल्स बनाए गए हैं, एकलव्य स्कूल्स बनाए गए हैं, इससे कि बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का भी पढ़ाई कर सकता है और यही शिक्षा नीति के अनुसार ही वो पढ़ाई करेगा और हर बच्चा साक्षर होगा। रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ नारे के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को संयुक्त मोर्चे के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने एक आम सभा का आयोजन किया। यूनियन के संयोजक बनवारी लाल जहांगीर ने बताया कि 5 जुलाई से 8 जुलाई तक संयुक्त मोर्चे के घटक संगठनों ने पदाधिकारी संयुक्त समूह बनाकर प्रदेश भर के रोडवेज की इकाइयों में सभाएं कर रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्त परिवार रोडवेज बेड़े में नई बसें और नई भर्ती की सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से किए गए वादे भी याद दिलाए जा रहे हैं जो सरकार भूल चुकी है। देखिए, राजस्थान रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है। उसके अंदर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन C2, राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति। इन 5 संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने 1 जुलाई को जयपुर में सम्मेलन करके और रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ का संकल्प लेकर के एक आंदोलन का फैसला किया और उस आंदोलन के फैसले के तहत 4 जुलाई से हमारे प्रदेश पदाधिकारी सभी संगठनों के टीम बना के पूरे राजस्थान के रोडवेज हर डिपो में दौरे करके कर्मचारियों में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज यह आपके अजमेर बस स्टैंड पे हो रही है। इससे पहले दोपहर में यहाँ जो माखुपुरा में केंद्रीय कार्यशाला है वहाँ पे कर्मचारियों की सभा को संबोधित किया गया था। इसके बाद हम 11 अगस्त को जयपुर में प्रदेश स्तरीय व्यापक संयुक्त विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा 11 अगस्त को। और तब तक भी सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है तो फिर उसमें नए आगे के प्रोग्राम डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें 24 घंटे की हड़ताल भी की जा सकती है। उसकी तारीख वगैरह भी घोषणा भी वहाँ की जाएगी। पर सवाल ये कि इतना आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी 2022 में इसी संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन का बिगुल बजाया था। 3 महीने तक लगातार आंदोलन किया, रैली निकाली, हम हड़ताल करने जा रहे थे नवंबर में। उसके ठीक पहले मैनेजमेंट ने हमको लिखित में आश्वासन दिया कि 1 महीने में आपकी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा, आप हड़ताल मत कीजिए। अब उस आंदोलन को विश्वास पे वापस लिया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। उससे पहले 2021 में हम अक्टूबर में हड़ताल करने जा रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने केंद्रीय श्रमिक संगठनों को प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता की और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हमें ताज्जुब है, अक्टूबर 21 से अक्टूबर 23 आ जाएगा, मुख्यमंत्री महोदय को मिलने तक का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं मिला। मात्र 20 साल की उम्र में लवकुश कुशवाहा ने इंस्टाग्राम के माध्यम से हथियारों की तस्करी करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को हथियार तस्कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिले जोधपुर में देशी पिस्टल सप्लाई करने जा रहा था। उससे पहले जीआरपी थाना पुलिस ने उसे दबोच लिया। जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि ट्रेनों में अपराध नियंत्रण एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा पुलिस मुख्यालय की वर्ष 2022 की अपराध प्राथमिकताएं मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाने पर एक टीम का गठन किया गया है। टीम द्वारा शुक्रवार को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर गश्त की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई और उसकी तलाशी में उसके बैग से एक देशी पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई, जिसके बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। टीम ने कार्यवाही करते हुए जिला MP निवासी आरोपी प्रदीप लवकुश कुशवाहा, जिसकी उम्र मात्र 20 वर्ष है, जिसे गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से मिली पिस्टल जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि मध्य प्रदेश भिंड से जोधपुर में किसी व्यक्ति को पिस्टल देने जा रहा था। अभी हमारे SP साहब का एक अभियान चल रहा है, जिसमें NDPS एक्ट के तस्करी करने वालों और हथियारों से संबंधित तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया है।
कल हमारी स्पेशल टीम द्वारा 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म पर संज्ञान अभियान चेकिंग करी थी। उस दरमियान एक शख्स को जिसका नाम लवकुश है उसको संदिग्ध हालत में पकड़ा और उसकी बैग की तलाशी ली तो उसके पास एक पिस्टल, जो देसी पिस्टल थी, वो पाई गई। जिसको पूछा भी कहाँ से ला रहा है, तो ये भिंड मुरैना से लाया बता रहा और जोधपुर इसको किसी पार्टी को देने के लिए जा रहा था। भिंड मुरैना का है, लवकुश नाम है उसका कोई अभी इसकी जांच कर रहे हैं हम। और ये इंस्टाग्राम से इसने पार्टी को सेट किया था जिसको हथियार देना था। और नहीं, इसका भी एक साथ कोई साथी नहीं है। इसको 5 से 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत सर्वेश्वर नगर चुंगी चौकी के सामने एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। सिविल लाइन थाने की एसआई रणजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह थाने पर सूचना मिली कि सर्वेश्वर नगर चुंगी चौकी के सामने रहने वाले महेंद्र कुमार ने अपने कमरे में पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों की शिकायत के बाद जेएलएन अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस फांसी के लगाने के कारणों का पता लगा रही है। आज थाने में सूचना मिली कि सर्वेश्वर नगर चुंगी चौकी के पास में महेंद्र स्नो राम निवास कुमार ने अपने कमरे पर फांसी लगा पंखे के बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस इतला पर उसकी बॉडी चीर घर लेकर आए हैं। बाद पोस्टमार्टम अभी पंचायतनामा बनाया है जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभी कोई कारण नहीं बताया है। वो खुली मजदूरी करता था। कारण जांच का विषय है, जांच बेकरी पे खुले काम करता था। शादीशुदा जिसके 2 बच्चे हैं, 35 साल उम्र है। अब लेते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते बातों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर की थाना पुलिस की टीम ने 200 ग्राम मादक पदार्थ के साथ हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं हिस्ट्री शीटर के खिलाफ 2 दर्जन से भी ज्यादा मामले पूर्व में दर्ज होने की बात सामने आई है। एडिशनल एसपी सिटी मोहम्मद खान, प्रोबेशनर IPS अभिषेक और सीओ दक्षिण सुनील सिहाग की निगरानी में अलवर की थाना प्रभारी श्याम सिंह की टीम ने नारेली जैन मंदिर के पास से रामगंज के भगवानगंज इलाका निवासी कालू डाडिया और अमित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब दोनों की तलाशी ली तो उनके पास से 200 ग्राम MD पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी कालू डाडिया के खिलाफ पहले से ही नकबजनी आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत 24 मामले दर्ज है। वहीं तस्कर अमित के खिलाफ मारपीट व NDPS एक्ट के 3 FIR दर्ज है। कालू डाडिया रामगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। गंज थाना पुलिस ने अवैध रूप से ले जा रहे मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। गंज थाना पुलिस के अनुसार देर रात चेकिंग अभियान
अभियान चलाया था। उसी समय दरगाह क्षेत्र की तरफ से आ रहे एक युवक को रोककर जब पूछताछ शुरू की गई तो वह हड़बड़ा गया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद महाराष्ट्र निवासी शेख जावेद को गिरफ्तार किया है, जिसने दरगाह क्षेत्र से गांजा खरीदने की बात कही है। के द्वारा एक अभियान चलाया गया था युवाओं को नशे की लत छुड़वाने के सौदागरों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। और इस श्रीमान के निर्देश के अनुसार थाना जैसे श्रीमान थानाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद में सघन गश्त की गई। दौरान गश्त सूचना मिली कि नरली जैन मंदिर के पास में 2 व्यक्ति MD पदार्थ बेचने की फिराक में खड़े हैं। मुखबिर काश के इतला पर मौके पर पहुँचे, जहाँ पर 2 अभियुक्त संदिग्ध समय मिले, जिनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 200 ग्राम MD पदार्थ मिला। और उनका नाम पता पूछा गया तो एक का नाम काड़ू डेडिया पुत्र सूरज, जाति सांसी, उम्र 40 साल, निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज। दूसरे ने अपना नाम अमित पुत्र पप्पू, जाति सांसी, उम्र 27 साल, निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज होना बताया, जिनके कब्जे से 200 ग्राम MD पदार्थ निम्नानुसार जब्त कर कार्रवाई की गई। कीमत 4 लाख रुपए है। और इन दोनों के रामगंज थाना के SHS भी है दोनों, और इनके खिलाफ पूर्व में भी NDOS के और कई शराब के और मारपीट के कई मुकदमे दर्ज है। और कावड़ों के खिलाफ पूर्व में 24 मुकदमे दर्ज है। और ये पप्पू के खिलाफ है करीब 4 पहले दर्ज में 1 NDOS का मुकदमा दर्ज है। नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक विजय साखला, सिटी थानाधिकारी घनश्याम मीणा के नेतृत्व में मुहर्रम पर्व को लेकर कानून एवं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सिटी थाना पुलिस द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। नसीराबाद थानाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि विशेष रूप से जिन मार्गों से ताजिए निकाले जाएंगे उस मार्ग का फ्लैग मार्च के दौरान अवलोकन किया गया। नगर के मुख्य बाजार से फ्लैग मार्च निकालते वक्त सड़क के दोनों तरफ अव्यवस्थित खड़े ठेले और वाहनों को हटवाया गया। थानाधिकारी मीणा ने दुकानदारों को ठेलों और वाहनों को फुटपाथ से आगे खड़ा नहीं करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस उपाधीक्षक साखला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। नसीराबाद से जितेंद्र बालोद की रिपोर्ट। ये जो 28 तारीख को तो खत्म की रात है और 29 तारीख को ताजिया मुहर्रम त्योहार है, उसकी कानून व्यवस्था को लेके फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि कोई किसी राज्य के त्योहार के कोई समझौतों द्वारा कोई उपद्रव नहीं कर सकता। फ्लैग मार्च करके समझाइश करके रास्ते के बारे में जानकारी करके और हिदायत की है कि किसी प्रकार की अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर CMHO डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया पर विभाग की छवि को धूमिल करने और सेवारत चिकित्सकों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से चिकित्सक ज्योत्सना रंगा ने बताया कि अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ से जुड़े डॉक्टर्स ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए CMHO डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया पर विभाग की छवि को धूमिल करने एवं डॉक्टर्स को अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अजमेर जिला पिछले कई वर्षों से बेहतरीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन की मिसाल रहा है। इसका कारण जिले के सभी सेवारत डॉक्टर्स द्वारा निडर होकर पूर्ण समर्पण से कार्य करना है। जिले के सेवारत डॉक्टर्स द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम को बहुत ही शिद्दत और जोर से अमली जामा पहनाने के प्रयास रहते थे और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलता रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिले के चिकित्सा प्रशासन की दबंगई और संवेदनशीलता भ्रष्टाचार के चलते जिले के सेवारत डॉक्टर्स में असंतोष व्याप्त है। अध्यक्ष ज्योत्सना रंगा ने बताया कि CMHO डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया द्वारा निरंतर विभाग की छवि को धूमिल करने की नियत से अखबारों में गलत खबरों को प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा सेवारत डॉक्टर्स को अनावश्यक नोटिस देकर मनमानी कर परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर्स के द्वारा पूर्व में भी इसे लेकर अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। डॉक्टर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर CMHO डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है। आज हम जो आए हैं, मेन कारण ये है कि जो BCMO मसूदा साहब हैं, उनके खिलाफ फेक न्यूज़ का एक कैंपेन चलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को गलत सूचनाएं देके अखबारों में छपाई जा रही है, जिससे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है, चिकित्सा सेवाओं पे भी पड़ता है। हाल ही में जो DHS हुई थी उसमें देविका तोमर मैम खुद आई हुई थी, लेकिन उनके नाम लेके भी ये चीज़ दी गई कि BCMO मसूदा को लताड़ा गया, जबकि एक कन्वर्सेशन 2-वे कन्वर्सेशन होता है जिसमें वो जानना चाह रहे थे कि मॉनिटरिंग टूल्स क्या होते हैं उसके, लेकिन उसको लताड़ के रूप में कन्वर्ट करके न्यूज़ छपवा दी जाती है। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ से इनके साथ कुछ ना कुछ जानबूझ के गलत खबर छपवा के इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह अन्य डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, तो उससे जो चिकित्सक का मनोबल है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। मेन कारण जो मैंने आपको बताया है कि
जो अनियमितताएं हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, ऑफिसर जब तक अपने नीचे के ऑफिसर से बात नहीं करेगा तब तक वो उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, लेकिन वो कन्वर्सेशन हो ही नहीं पा रहा है। कई बार उनसे ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जब नहीं आया तो अब आखिरी हथियार के रूप में यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए। आज हम आए थे सेवारत चिकित्सक जो अजमेर में कार्यरत है, अजमेर ज़िले में, वो चिकित्सा प्रशासन की जो असंवेदनशीलता है और दबंगाई है उससे हम बहुत परेशान हैं। हमने बार बार हमारे CMHO से अनुरोध किया कि हमारी समस्याओं को सुने, लेकिन वो जो भी शिकायत होती है उसको सुलझाने के बजाय जो दोषी होता है उसको सपोर्ट करते हैं या फिर हमारे ही खिलाफ़ कागजी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि झूठी न्यूज़ भी छपवाते हैं। जैसे कोई मीटिंग में गया है लेकिन उसको एब्सेंट बता के उसके कारण बताओ नोटिस भी निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत कोशिश की, पिछले काफ़ी महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि समस्याएं हम आपस में बातचीत करके सुलझा लें, लेकिन हम असफल रहे, खेद का विषय। और चिकित्सा प्रशासन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज हम जिला कलेक्टर महोदया के पास आए हैं। वो एक चिकित्सक भी है और ज़िले की मुखिया भी हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है। और उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता से हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी सब समस्याओं का निदान करने की कोशिश की जाएगी। और हमारी जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि हमने जेन्युइन समस्याएं बताई, हमने कोई झूठी शिकायत वगैरह नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं हमने उसका विरोध किया है। अब लेते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते बातों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, TB, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। जय राजपूताना संघ किशनगढ़ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान सरकार में मंत्री रहे विधायक राजेंद्र गुडा की बर्खास्तगी वापस लेने की मांग की गई। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे विधायक राजेंद्र गुडा की बर्खास्तगी के बाद यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। गुडा को राजस्थान विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने पर उनको राज्य मंत्री और पार्टी से निष्कासन भी झेलना पड़ा। विधानसभा में बदसलूकी समेत विधानसभा की सदस्यता से निष्कासन के बाद प्रदेश भर के राजपूत समाज में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजेंद्र गुडा के साथ विधानसभा में हुए घटनाक्रम और निष्कासन के बाद अजमेर जिला मुख्यालय पर जय राजपूताना संघ किशनगढ़ के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन देने के दौरान लाल डायरी कहां मिलेगी, नाथी तेरे बाड़े में जैसे नारे लगाए गए व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राजपूत समाज के लोगों ने प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। जय राजपूताना संघ किशनगढ़ के दिनेश सिंह राठौर ने कहा कि राजेंद्र सिंह गुडा को मंत्री पद से हटाने, विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित करने और सदन में सरकार के मंत्रियों द्वारा मारपीट करने के विरोध में राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा, अगर गहलोत सरकार सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगी और आरोपी मंत्री पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करेगी तो प्रदेश भर में राजपूत समाज उग्र आंदोलन की तैयारी करेगा। भविष्य के आंदोलन की जल्द रूपरेखा तैयार कर विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश की कांग्रेस सरकार की होगी। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज द्वारा कांग्रेस का बहिष्कार करने की बात भी कही। आज
पूरे सर्व समाज के लोग और राजपूत समाज के नेतृत्व में राजेंद्र जी हुड्डा के पक्ष में हम ये कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देके आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बार सरकार बनाए बचाने की मुख्य भूमिका रही। सहयोग देने में राजेंद्र जी हुड्डा ने हर जगह उनका सहयोग दिया और जिस प्रकार उनको बर्खास्त किया गया, राजस्थान के लोकतंत्र में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है और मंत्री को बर्खास्त करने के बाद उसका विवरण वो या इस्तीफा देने के पश्चात उसको सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। और जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने और विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि की लोकतंत्र के अनुसार हत्या की, उनको वो बात उनको रखने नहीं दी। राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार अखंड रूप से डूबा हुआ है। युवाओं के प्रति जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार अनडिसिप्लिन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी पूरे पुलिस प्रशासन को अपने सरकार बचाने के लिए काम में ले रहे हैं, जनता को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और जिस प्रकार इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से आपस में लड़के और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। 5 साल में इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया और अपने साथ जो मुख्यमंत्री जी को सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार की बू आती है, उनको ये पता नहीं जब हुड्डा जी ने उनको सहयोग दिया जब भारतीय जनता पार्टी की बू नहीं आई। आज वो कह रहे हैं उन्होंने बेखा दिया, जब सरकार बचाई जब उनको ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने बेखा दिया। जो उनके संकट के साथी थे उनके प्रति जिस प्रकार का कांग्रेस सरकार ने अत्याचार और अन्याय किया है उसका हम आज पुरजोर विरोध करने आए हैं। और लोकतंत्र में चुने हुए व्यक्ति को लोकसभा और विधानसभा में जाने का अधिकार है। कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार उसकी तथ्य नहीं खोलने के लिए उनको विधानसभा में नहीं घुसने दिया, उनको बर्खास्त किया। इसलिए ये समाज के लोग, सब समाज के लोग उसकी निंदा करते हैं और आने वाले चुनाव के समय इस सरकार को दिखाएंगे किस प्रकार लोकतंत्र में भ्रष्टाचार जो सरकार अखंड डूबी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, भ्रष्टाचार अखंड में है और जिस प्रकार चारों तरफ आप नजर दौड़ाओ वहाँ अराजकता का माहौल है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आवाज़ ये समाज निर्णय लेके हम यहाँ कलेक्टर साहब को राज्यपाल के महोदय ज्ञापन देने आए हैं। मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही हालात बिगड़ने लगे हैं। कुछ इलाकों में सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं तो कहीं बदहाल ड्रेनेज सिस्टम ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसी परेशानियों से तंग आकर शुक्रवार को मेयो लिंक रोड पर NSUI के मीडिया प्रभारी कार्तिक और उनके साथियों ने जल सत्याग्रह कर बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग की है। मेयो लिंक रोड पर जहां 1-1 फीट तक पानी भर जाता है वहां NSUI के मीडिया प्रभारी कार्तिक और उनके साथी तुषार ने बैठकर विरोध जताया। कार्तिक ने बताया कि यहां से अजमेर दक्षिण के विधायक अनीता बघेल, नगर निगम महापौर ब्रजता हाड़ा, पूर्व शहर अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली और अन्य कई VIP इस रास्ते से गुजरते हैं, मगर इस सड़क का रिपेयर का कार्य पिछले कई महीनों से नहीं हुआ, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 सालों से इस पूरी कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इलाके की आबादी लगातार बढ़ रही है लेकिन शासन और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में इस रोड पर लगभग 2 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, आप देख सकते हैं ये है अजमेर का बहुत ही प्रसिद्ध और हिंदुस्तान का 7वां सबसे बड़ा स्कूल मेयो कॉलेज। ये अजमेर की हमेशा से शान रहा है। आज से करीबन बहुत सालों से, अंग्रेजों के वक्त से ये बहुत बड़ा विषय रहा है अजमेर कॉलेज का, मेयो कॉलेज। और हमारे अजमेर की तकरीबन 3 बार की विधायक रह चुकी बीजेपी की विधायक अनीता बघेल जी और अजमेर के दोनों विधायक, दोनों बीजेपी पार्टी से, ये उनका थोड़ा दूर आगे जाके ही अजमेर की मेयर और अजमेर के विधायक उनका घर पड़ता है। ये VIP रोड कहलाता है। दोनों बड़े बड़े नेता इस रोड से रोज आना जाना है। अजमेर की नॉर्मल जनता है, रोज निकलती है यहाँ से। हमारे सबसे पहले जिनने ये आवाज़ उठाई थी अजमेर के अंदर, तुषार जी बताइए आप क्या मतलब आपने देखा और हमने आपका क्यों समर्थन करा? देखो, मेरा नाम तुषार वर्मा है और मैं मशहूर इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम का अजमेर से। मैंने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि मैंने देखा कि अजमेर के हालात जो है गड्ढों को लेकर उस पर सरकार कुछ कर रही नहीं है। आरक्षण बहुत लोग उठा रहे हैं, अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन उसको सरकार के नज़रों में वो चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन मैंने मुझे अपने तरीके से इस चीज़ को किया, जिसके कारण मुझे कार्तिक भाई मिले और मेरी आवाज़ जो इन तक पहुँची और इनने मेरा सपोर्ट करना है। आज ये मेरे साथ ये कार्य को अंजाम देना यहाँ पर आए हैं।
अजमेर के द संस्कृति स्कूल के स्विमिंग पूल में हादसे का मामला सामने आया है। एक बच्चा पूल में कूद गया और उसका सिर पूल के फर्श से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 3 दिन पुरानी है। बच्चे के दादा का आरोप है कि बच्चे ने कोच के कहने पर ऐसा किया, लेकिन उस वक्त वहां ना तो कोई कोच मौजूद था और ना ही गार्ड और डॉक्टर। स्कूल के छात्र के दादा ने बताया कि बच्चे की गर्दन की हड्डी और मांसपेशियों में गंभीर चोट आई है, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे की बड़ी सर्जरी के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मित्रनगर चौधरी कॉलोनी अजमेर निवासी भागचंद रावत पुत्र भंवर सिंह रावत ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट देकर बताया उसका पोता अधिरथ सिंह संस्कृति स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र है, जिसकी उम्र करीब 12 साल है। गत दिवस 25 जुलाई को जब अधिरथ स्विमिंग क्लास के लिए स्कूल गया था तो उसके स्विमिंग कोच ने उसे डाइव लगाकर स्विमिंग पूल में तैरने के लिए कहा और खुद जानबूझकर वह लापरवाही से बच्चे से दूर चला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्वाभाविक है कि अगर स्विमिंग कोच ने बच्चे को स्विमिंग पूल में डाइव लगाने के लिए कहा है तो उसे उनके पास खड़ा होना चाहिए था और उन्हें सावधानी से अपनी निगरानी में हिदायत देनी चाहिए थी कि उन्हें इस तरह से डाइव नहीं लगानी चाहिए। पूल की गहराई बच्चों की ऊंचाई के अनुपात में उतनी ही होनी चाहिए जिससे तैराकी करने वाले किसी भी बच्चे को चोट ना लगे और उनकी जान को खतरा ना हो। संस्कृति स्कूल के स्विमिंग कोच ने अधिरथ की बुनियादी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए स्विमिंग पूल में डाइव के साथ तैरने के लिए कहा था। कोच के अलावा प्राथमिक उपचार के लिए ना तो कोई गार्ड था और ना ही कोई डॉक्टर। कोच के निर्देशानुसार स्विमिंग पूल के जिस हिस्से में उसने छलांग लगाई वह उसकी ऊंचाई के लिए उपयुक्त नहीं था, जिसके कारण वह ग्राउंड फ्लोर पर पानी में जा गिरा और उसकी गर्दन पर अंदरूनी चोट लग गई है, जिसके कारण उसके शरीर में लकवे की स्थिति पैदा हो गई है और वह बेहोशी की हालत में चला गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जब बच्चे के माता पिता से भारी फीस लेकर तैराकी जैसी कला सिखाने की कक्षाएं ली जाती हैं तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह कोच के अलावा एक गार्ड की ड्यूटी भी लगाए। इसके अलावा स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए उस पर एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए। यह घटना कोच और स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई। पोते की गर्दन की हड्डी और मांसपेशियों में गंभीर चोट आई है, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पूरा परिवार पोते अधिरथ सिंह को लेकर अस्पताल के चक्कर लगा रहा था, जहां उनकी बड़ी सर्जरी के बाद कही गई उसे दिल्ली या किसी बड़े अस्पताल में लेकर गए हैं। इसलिए स्कूल प्रशासन के माध्यम से निदेशक, प्रधानाध्यापक और स्विमिंग कोच के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये भागचंद रावत पुत्र भंवर सिंह निवासी कास्या हाल मित्रनगर चौधरी कॉलोनी ने कल एक रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र जो 7वीं कक्षा में पढ़ता था संस्कृति स्कूल में, जहाँ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कोच द्वारा उसको तैराकी जंप लगाना सिखा रहा था, तो उसको ये नहीं बताया गया कि भाई इसकी गहराई कितनी है पानी में। तो एकदम कोच उससे दूर चला गया छोड़ करके अन्य बच्चों के साथ में, और वो उसमें कूद गया जिससे उसके गर्दन पे चोट आ गई और एक शरीर लकवा जैसा हो गया, जिसका जेलन में इलाज के लिए गए, वहाँ से सीरियस होने से गुड़गांव कहीं वहाँ ले गए उसे। मेरी मांग है कि ये लोग इतना बड़ा झूठ छुपा रहे हैं। आज कोई किसी के और बच्चे के साथ होंगे, हमें आज तक आके कोई फ़ोन करके नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है। हॉस्पिटल में बोलते हैं हमारा फर्ज था, हमने इंक्वायरी कर दी। बोला हम लेके आ रहे हैं, कोई नस चढ़ गई। बोला मित्तल में लाए, सारे टेस्ट करे, सब बच्चे फिर भागने लगे रिपोर्ट के कारण, सब इधर इधर। फिर उसके बाद उसको दिल्ली लेके गए। ये हमारे बच्चा उसके पीछे एक ऑस्ट्रेलिया से क्यों रहता है। सब बच्चे वहाँ रो रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे रात दिन। मेरा नाम भागचंद रावत है, मेरा पुत्र अधिरथ सिंह रावत है। ये 24 तारीख की घटना है और ये कोई न कोई तथ्य छुपा रही है स्कूल। ये घटना स्विमिंग के दौरान हो ही नहीं सकती है। ये घटना जैसे हुई है वो एक अचंभित घटना है, जो ये हो नहीं सकती है स्विमिंग पूल में कूदने से। ये गर्दन के पीछे स्विमिंग पूल में कूदने का कोई तथ्य नहीं है कि स्विमिंग के दौरान गर्दन के पीछे चोट लगे और रीढ़ की हड्डी टूट जाए। बच्चे की स्थिति बहुत गंभीर है और बच्चा बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और एकदम सारे अंग कोई भी हिल डुल नहीं रहे हैं और डॉक्टर भी अभी बताने की स्थिति में नहीं है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए लीजिए इजाजत, नमस्कार।